हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर अकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने किया था 2016 प्रीवियस पेपर, और हमने जो है ए और बी पार्ट इसका जो हम कर चुके हैं ना। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट सी के क्वेश्चन जो है हम बहुत अहम रहने वाले हैं, इनके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो आप सभी को जैसे कि मालूम है कि बिल्कुल आप जो है इनमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आने वाले अगले एग्जाम जो हमारा है उसमें हमें क्या है कि सेम जो है क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हमें जो है क्वेश्चन की जो लेंस है, जो मर्यादा है, हमें पता लगता है कि किस स्तर के, किस कठिनाई स्तर के हमें जो है क्वेश्चन जो है मास्टर कैडर हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बनना चाहते हैं, अपनी तैयारी जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो आप जो है मास्टर कैडर साइंस फिजिक्स, ठीक है, मास्टर कैडर साइंस केमिस्ट्री और साथ ही साथ अन्य जो भी मास्टर कैडर के कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, उसके लिए आप हमें जो है इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, अगर आप हमारा जो है फ्री डेमो देखना चाहते हैं इससे पहले, तो आपने करना क्या है, बड़ा ही आसान सा काम करना है कि टैट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। तत्पश्चात जो है आप हमारा जो है एक डेमो देख सकते हैं और आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का जो है निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा जो है हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट सी का। तो वो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि का मानवीकरण कब हुआ था। कहने का भाव ये है कि देवनागरी जो लिपि है उसका मानकीकरण का भाव है कि शुद्ध रूप जो है वो कब हुआ था। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 4 विकल्प होते हैं हमारे पास, मास्टर कैडर जिन्होंने दिया है उनको ये मालूम है, और वैसे भी आपको जो है पता है कि 4 विकल्प होते हैं, ए बी सी डी, और हमने जो है राइट आंसर को, सही आंसर को चुनना होता है। ए विकल्प में हमारे पास है 1966 ईस्वी में, बी ऑप्शन हमारे पास है 1947 ईस्वी में, सी 1949 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। तो देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण कब हुआ था, तो देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण हुआ था वो हमारे पास है, ए ऑप्शन है 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में जो देवनागरी लिपि है उसका मानकीकरण किया गया, यानी कि उसका शुद्ध रूप जो है उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। अब हमने देखना है कि व्युत्पत्ति के जो आधार पर शब्द के भेद हैं वो कौन से हैं और किस प्रकार के हैं। ए वाचक है, लाक्षणिक है या व्यंजक है, ठीक है। और बी तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है। सी यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। डी विकारी, अविकारी। ठीक है, तो कौन से हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी हमारा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, चलते हैं जी आगे। हाँ जी, तो अगला प्रश्न हमारे समक्ष है वो ये है कि मूल ध्वनियां जिसके खंड ना हो, उसके खंड का मतलब होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, खंड है ना। तो खंड ना हो उसके, यानी कि वो जो है टूटने योग्य ना हो, हमसे तोड़ ना सके और किसी भी तरह से जो है उसका खंड ना हो सके, वो क्या कहलाती है। तो ए पद कहलाती है, बी वर्ण कहलाती है, सी शब्द कहलाती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वे ध्वनियां जिसके खंड ना हो सके क्या कहलाती है। तो वो ध्वनियां जिसका खंड हम नहीं कर सकते हैं उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है वर्ण। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वर्ण। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वर्ण
जो है उसके जो खंड नहीं हो सकते, जैसे अ, ठीक है, क, ख, ग, तो इसके क्या है, वर्ण के हम खंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मूल ध्वनियां जिसके खंड ना हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि विसर्ग होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, ठीक है, विसर्ग क्या होते हैं। ए ऑप्शन में हमारे पास है योग वाहक, बी में हमारे पास है अर्धवृत्त, सी ईषद विवृत्त और डी योग बहा। तो विसर्ग होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, तो विसर्ग होते हैं अयोग वाहा, अयोग वाहक जो होते हैं उन्हें विसर्ग कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विसर्ग होते हैं अयोग वाहक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं संकलनत्रिय का संबंध है, संकलनत्रिय का संबंध किससे है, ए गीति काव्य से, बी संस्मरण से, सी कहानी से, डी नाटक से। तो संकलनत्रिय का जो संबंध है वो किसके द्वारा जो है, सॉरी किससे संबंध माना जाता है संकलनत्रिय का, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन में है नाटक, नाटक के साथ संबंध माना जाता है संकलनत्रिय का। संकलनत्रिय का मतलब होता है जिसमें एकता हो, यानी कि जैसे स्थान समय आदि जो है नाटक में आते हैं, उनका जो है एक जो है सूत्र हो, बंधे हो एक सूत्र में, तो उसे कहा जाता है संकलनत्रिय, ठीक है। तो संकलनत्रिय का संबंध किससे है, नाटक से। तो नाटक में जो स्थान है ना, तो स्थान को, समय को, है ना, तो इस प्रकार से जो होते हैं उनको एक सूत्र में बांधना, एक मतलब उसको सही सीमा में रखना, तो उसे कहा जाता है संकलनत्रिय। तो ये किसका, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध माना जाता है नाटक से। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, तो स्थान के आधार पर ध्वनियां कौन सी है, ड और द, ड और द ध्वनियां कौन सी है। ए ऑप्शन में हमारे पास है कंकलीय, बी कंठ तालव्य, सी मूर्धन्य, डी तालव्य। तो कौन सी ध्वनियां हैं स्थान के आधार पर, ड और ध ध्वनियां मूर्धन्य है, ठीक है। स्थान के आधार पर ड और द ध्वनियां जो है वो मूर्धन्य, आपको सभी को मालूम है, जैसे टा, ठ, ड, ढ, है ना, तो ये ध्वनियां जो है मूर्धन्य ध्वनियां मानी गई है, द, ठीक है, तो ये मूर्धन्य ध्वनियां मानी गई है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। द द द द ये जो है ट ठ ड द, ठीक है, मूर्धन्य है, ठीक है। प्राण तव के आधार पर हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग की दूसरी, ठीक है, और चौथी, आप अपने जब हमने ये किया था, यानी कि प्राण तब के आधार पर, है ना, सघोष अघोष ध्वनियां हमने जब की थी, तो प्राण तब के आधार पर भी हमने ये जाना था कि जो दूसरा और चौथा वर्ग का जो ध्वनि है वो किस प्रकार की होती है। ए महाप्राण है, बी घोष है, सी अल्प प्राण है, डी निष्प्राण है। तो कौन सी ध्वनियां है, दूसरा और चौथे वर्ग, सॉरी दूसरी और चौथी जो ध्वनि है वो कौन सी है, तो वो है महाप्राण, महाप्राण ध्वनि है। क्यों, क्योंकि इनको बोलने पर, जैसे कि आपको एक फॉर एग्जांपल हम देते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे क ख ग घ और ड है, तो उसी में ख घ, है ना, दूसरी और चौथी, इनको बोलने पर ख ग, तो महाप्राण है, अधिक जो है शक्ति लगती है, अंदर नाद सा स्फुटित होता है ना, तो महाप्राण ध्वनियां मानी गई है। तो दूसरी हर वर्ग की, जैसे क वर्ग है ना, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, इसी तरह से जो है ये वर्ग है, प वर्ग है, तो इनमें जो दूसरी और चौथी ध्वनियां है वो महाप्राण ध्वनियां मानी जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। शब्द के साथ जब विभक्ति लग जाए तो उसे कहते हैं, जब कोई शब्द है उसके साथ कोई विभक्ति लग जाती है तो उसे क्या कहा जाता है,
तो ए ऑप्शन में हमारे पास है वर्ण, ठीक है। बी में है पद, सी में है वाक्य और डी में है उपवाक्य। जब किसी शब्द के साथ कोई विभक्ति लग जाए, विभक्ति क्या आती है, के, से, ने, है ना, तो विभक्ति जब लग जाए किसी शब्द के साथ तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है पद, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि शब्द के साथ जब विभक्ति लग जाए तो उसे पद कहा जाता है, उसे पद कहा जाएगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन सही आंसर है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? ए ऑप्शन में हमारे पास है बाबू गुलाब राय, बी में है धीरेन्द्र वर्मा, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक जो है ग्रंथ लिखा था, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था, तो 1965 में, ठीक है। 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। तो हमारा जो आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार पर हुआ है? द्विवेदी युग, जो द्विवेदी युग है उसका नामकरण जो है वो किस, आप कह लीजिए द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किस रचनाकार के नामकरण पर हुआ है? तो ए सोहन लाल द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सॉरी मुकुंद द्विवेदी, ठीक है, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किस रचनाकार पर हुआ है? तो वो हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी को मालूम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उसके नाम पर ही जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और द्विवेदी युग जो है हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1920 तक रहा, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बतलाया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है, तो द्विवेदी युग में क्या था कि द्विवेदी युग में जो है खड़ी बोली का प्रचलन हुआ, ठीक है। खड़ी बोली का प्रचलन था, किसमें? गद्य और पद्य दोनों में, गद्य पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रचलन माना जाता था। इसी के साथ नारी गरिमा थी उस समय, ठीक है, नारी गरिमा थी और सामाजिक भावना का जो है उस समय बिल्कुल ध्यान रखा गया। उस हिसाब से जो है कहते हैं कि उस समय लेखनी चली सामाजिक भावना के जो मुताबिक जो है अनुसार जो है, इसी के अनुसार जो है उस समय इतिवृत्तात्मकता थी, इतिवृत्तात्मकता थी, नारी गरिमा थी, सामाजिक भावना था, ठीक है। इसी के साथ हास्य व्यंग था, हास्य व्यंग के माध्यम से जो है समाज को सही रास्ते दिखाने का जो है प्रयास किया जाता था, ठीक है। तो ये सब कुछ है, काफी और विशेषताएं इसकी, जैसे कि राष्ट्र भावना थी, उस समय लोगों में राष्ट्र के हित में जो है लिखा जाता था। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं थी वो हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। और द्विवेदी युग का नामकरण भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ है। तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत के रचनाकार हैं, तो साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के जो रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन में हमारे पास है हरिओद जी हैं, बी मैथिली शरण गुप्त, सी दिनकर, डी प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही आंसर जो है साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो साकेत के रचनाकार हैं। साकेत जो है वो स्थान के आधार पर नामकरण किया अयोध्या, ठीक है। साकेत में क्या है?
उर्मिला का विरह वर्णन। उर्मिला का विरह वर्ण है। तो उर्मिला का विरह वर्ण जो है वो क्या है कि 9वां सर्ग जो है ना, 9वां सर्ग में जो उर्मिला की व्यथा का वर्णन किया गया है, उसके विरह का वर्णन किया गया है। तो साकेत क्या है? नायिका प्रधान महाकाव्य है। नायिका प्रधान महाकाव्य है। नायिका प्रधान महाकाव्य साकेत है। ठीक है, इसी के साथ जो है साकेत में जो उर्मिला है वो कौन है? उर्मिला क्या है? लक्ष्मण की पत्नी है। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि रामायण जो है बहुत से लोग रामायण के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक हिंदू धर्म में जो है रामायण को बहुत ही पवित्र जो है पुस्तक माना गया है। उसके बारे में जो है राम जो है वो जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, कि एक अच्छे भाई हैं, वो एक आदर्श पति है, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श जो है राजा हैं। तो कहने का भाव है जो रामायण जो है वो राम पर आधारित है। तो राम जो नायक है उसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं और जानते भी हैं। और राम के साथ जो उनकी पत्नी है सीता, उनके बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि वो एक जो है महापुरुष की पत्नी है। लेकिन क्या है कि जब उनको 14 वर्ष का वनवास होता है तो राम जो है वन में जाते हैं, साथ सीता माता वन में जाती है, लक्ष्मण भी जाते हैं। तो यहां सब बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि उस समय जो है उपेक्षित जो नारियां हैं उनके बारे में हमें लिखना चाहिए, जिनमें इतिहास में कभी वर्णन ही नहीं किया गया। अब देखिए जो साकेत में रामायण में क्या है कि लक्ष्मण जो है वहां चले जाते हैं वनवास में। कहा? अपने वनवास में चले जाते हैं अपने भाई के साथ। कि किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके बिना उनकी पत्नी का जो है क्या हाल होगा, उनके विरह में उनका क्या हाल होगा, है ना। तो इस कारण से जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने उनकी अपने गुरु जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी बात मानी, और जो है उर्मिला जो उपेक्षित नारी पात्र थी, है ना, तो उन पर जो है इन्होंने लेखनी चलाई। ठीक है, तो हमारा आंसर साकेत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है। छायावाद युगीन सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। छायावाद युगीन के जो सबसे प्रसिद्ध निबंधकार जो है वो माने कौन जाते हैं? तो ए चतुरसेन शास्त्री, बी सुदर्शन, ठीक है, और सी रामचंद्र शुक्ल, और डी पद्मनाल पुनर्नल बख्शी। तो छायावाद युगीन के सबसे प्रसिद्ध जो कह लीजिए आप निबंधकार हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो छायावाद युगीन के सबसे प्रसिद्ध निबंधकार हैं। शुक्ल जी का जन्म जो है आप सभी को मालूम है कि 1880 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1884 में हुआ था। ठीक है, 1884 में रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज था कि 1880 में जो है प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो 1884 में इनका जन्म हुआ। तो इन्होंने जो है प्रसिद्ध निबंधकार थे, क्योंकि इन्होंने जो है भावनाएं हैं उनके बारे में निबंध लिखा, जो मानव मन की भावनाएं हैं, है ना, क्रोध, गलानी, है ना, इस प्रकार के। चिंतामणि भाग 1 जो है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनके जो 4 भाग हैं चिंतामणि के। ठीक है, और इस रस मीमांसा है। तो इस प्रकार के इन्होंने निबंधकार जो ये निबंध लिखे, और ये उस समय के बहुत प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। चिंतामणि इनका बहुत प्रसिद्ध जो है निबंध संग्रह है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से हालावाद से संबंधित है, तो निम्न में से हालावाद से संबंधित कौन है? ए ऑप्शन में हमारे पास है बच्चन सिंह, बी हरिवंश राय बच्चन, सी अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, और डी में है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो निम्न में से हलावाद से संबंधित जो है वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी जो है हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश,
है ना, मधु कलश और आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचगर। तो इस प्रकार की बहुत सी इन्होंने रचनाएं की हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी जो है, तो इसी के साथ हरिवंश राय बच्चन जी ने जो लिखा वो एक जो है कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो क्या है कि आप सभी को मालूम है एक प्रसिद्ध अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उनके पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इन्होंने प्रेम भावना जो है, प्रेम जो है, प्रेममयी जो है अधिक काव्य लिखा इन्होंने। हालावाद से संबंधित है हरिवंश राय बच्चन जी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं जी आगे। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन हैं? बड़े घर की बेटी, ए प्रेमचंद, बी कमलेश्वर, सी सुदर्शन, डी प्रसाद। तो बड़े घर की बेटी कहानी के जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से कहना ये चाहा है कि बड़े घर की बेटी की कहानी में ये है कि जो बड़े घर की बेटियां होती है ना, वो जो है अपने परिवार को संजोए रखती है, बनाए रखती है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से जो है बहुत अच्छे संस्कार मिले होते हैं, है ना, बहुत अच्छे संस्कार मिले होते हैं, वही बड़ा घर होता है। मानो कि बड़ा घर, उनके कहने का भाव है कि कोई धन दौलत से बड़ा घर नहीं बनता। बड़े घर का भाव है कि जहां बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और जो आगे चलकर जिस घर की वो बेटियां हैं, ठीक है, जिस घर में वो ब्याही जाती हैं, वहां जाकर जो अपने संसार जो है, अपने परिवार को बनाए रखे, असल में वही बड़ा घर होता है। तो प्रेमचंद की ये काफी प्रसिद्ध कहानी है, बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद का जो जन्म है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ पहले ये जो है, इनका जो मूल नाम है वो है धनपत राय। ठीक है, और उर्दू में ये जो थे नवाब राय के नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका सोजे वतन जो कि अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया, फिर ये जो है प्रेमचंद के नाम से लिखने लग गए, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लग गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा आंसर जो है प्रेमचंद, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जो आंसर है। ठीक है, तो प्रेमचंद जो हमारा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो बहुत कुछ है लिखने को, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हिंदी साहित्य का एक उज्ज्वला सितारा है ये, है ना। इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा सा महसूस होता है। जैसे प्रेमचंद है, आचार्य शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्हीं में प्रख्यात लेखकों में नाम जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। इनकी कहानियां हैं, है ना, इनकी कहानियां बहुत सी है, 300 के करीब इनकी कहानियां हैं। ठीक है, आगे इनके जो है काफी महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं। तो हमारा अब तक के लिए है कि बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? हमने देखना है कि कौन सा है कि रीति मुक्त कवि नहीं माना जाता है, नहीं देखना है हमने। ए सेनापति, बी आलम, सी गणानंद, बोधा, डी। तो सेनापति जो है वो रीति मुक्त नहीं है। ठीक है, सेनापति रीति मुक्त नहीं है। बाकी आलम, गणानंद, बोधा, ठाकुर, दृशदेव, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, रीति मुक्त है। रीति मुक्त गणानंद जो है वो रीति मुक्त प्रतिनिधि कवि है। रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? गणानंद, गणानंद। ठीक है, सी ऑप्शन में जो गणानंद है वो रीति मुक्त प्रतिनिधि कवि हैं। तो
आंसर हमारा ए ऑप्शन है, रीति मुक्त कवि नहीं है, वो नहीं है, कौन है, सेनापति। संज्ञा और सर्वनाम है, 116वां हमारा जो क्वेश्चन है, क्या कहता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम जो है ए ऑप्शन यौगिक है, बी अविकारी है, सी विकारी शब्द है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है संज्ञा और सर्वनाम? विकारी शब्द है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, तो आधुनिक युग की मीरा कौन है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी कृष्णा सोबती, सी महादेवी वर्मा, डी शिवरानी देवी। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे पास महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है वो आधुनिक युग की मीरा उसे उन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये छायावादी कवियत्री हैं, छायावादी कवित्री मानी जाती हैं। कौन? महादेवी वर्मा जी। साथ ही साथ जो है महादेवी वर्मा जी जो है छायावाद में ये जो है बिल्कुल अपना अहम रोल रखती है। जैसे जयशंकर प्रसाद है ना, उसके पश्चात जो है पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है। ये चार आधार स्तंभ जो है, जो क्या है कि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सी ऑप्शन में महादेवी वर्मा जी को। पद्मावत के रचिता हैं, पद्मावत के रचिता कौन है? ए ऑप्शन में हमारे पास है उस्मान, बी मंझन, सी जायसी, डी कुतुबन। तो पद्मावत के रचिता हैं, तो पद्मावत के रचिता कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं जायसी। तो इनका पूरा जो नाम है, पूर्ण जो इनका नाम है जो, वो है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, जायस नगर के थे इसलिए जायसी, ठीक है। पद्मावत इनका जो है वो, ठीक है, पद्मावत जो है 57 खंडों में विभाजित है। पद्मावत जो है इनका 57 खंडों में जो है विभाजित है। सूफी काव्य के अंतर्गत ये परिगणित होते हैं, परिगणित होते हैं सूफी काव्य के अंतर्गत, ठीक है। तो जायसी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पद्मावत के रचिता कौन है? जायसी, ठीक है। इसमें पद्मावत और राजा रतन सेन की कहानी का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निर्गुण राम जपुरे भाई, अविगत की गति लखी जाई, किसकी पंक्तियां हैं? वो कहते हैं कि निर्गुण राम जबू। निर्गुण कौन है? जिसको देखा नहीं जाता। आप देखो जो आपको आगे इसके बारे में बताएंगे, अविगत की गति लखी न जाए किसकी पंक्तियां हैं। तो पहले हम पंक्तियां जान लेते हैं कि ये किसकी है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी भिखारीदास। तो ये पंक्तियां कबीरदास की हैं। कबीर जी ने राम शब्द का जो प्रयोग किया है, तो ये राम जो है इनका निर्गुण है, निर्गुण राम है। ये स्थान स्थान पर जो है राम नाम का जो है नाम लेते हैं। हम समझते हैं कि राम जो है अयोध्यावासी राम है, सगुण राम है, नहीं, ये कबीर के राम है। और कबीर का जो राम है वो निर्गुण राम है, ठीक है। तो कबीर जो है उनका जन्म 1398 में हुआ था। इन्होंने क्या है आडंबरों को, रूढ़ियां, आडंबर रूढ़ियां, है ना, और पाखंड, ठीक है, रीति रिवाज आदि जितनी भी रूढ़ियां हमारे समाज में है, धर्म को लगाकर किसी भी तरह की रूढ़ी है, इनको इन्होंने नकारा है, ठीक है। हिंदू मुसलमानों का इन्होंने मजाक उड़ाया है कि आप जो है किस प्रकार से रोजे रखते हैं, फिर आप जो है गाय का हनन करते हैं और ऊंची ऊंची आवाज देते हैं, जोरों जोरों से आवाज देते हैं कि जैसे कि अल्लाहू अकबर। तो इस प्रकार से क्या आपका जो खुदा है वो बहरा हो गया है? ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हिंदुओं को भी फटकार लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जो माला जप रहे हैं, है ना,
तो माला जो है मन का फेर है ना, तो आप जो है मन का मत फेरे, मन का यानी कि अपने हृदय का, मन का अपना उसका मन का फेरे है ना। तो इस प्रकार की माला जपना और आडंबर करना, मूर्ति पूजा करना, इन सबका इन्होंने जो है जोरदार जो है खंडन किया है। वो इसे नहीं मानते। इसी के साथ साखी, सबद और रमेणी, ठीक है, इनके जो है बीजक नाम से भाई धर्मदास जी जो है, धर्मदास, संत धर्मदास जी जो है इन्होंने संकलित किया है, बीजक में संकलित किया है। ठीक है, तो हमारा अब के लिए ऑप्शन जो है वो कबीरदास है, ए ऑप्शन। हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा? ए आचार्य द्विवेदी, बी मिश्र बंधु, सी राहुल सांस्कृत्यायन, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है आदि काल को चारण काल कहा था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका ग्रंथ है। और जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है आदि काल को चारण काल और जो संधि काल भी कहकर पुकारा है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है? पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है? ए नल सिंह, ठीक है, बी चंद्रबरदाई, सी देवसेन, डी शरधर कवि। तो पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के रचिता माने जाते हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचिता माने जाते हैं। और साथ ही साथ जो है चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को जो है पूर्ण किसने किया था? पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। ठीक है, जलहन ने पूर्ण किया। इसमें श्रृंगार वर्ण है, ठीक है, इसमें श्रृंगार वर्ण है, साथ ही साथ जो है वीरता का वर्णन किया गया है ना। वीर रस का प्रयोग हुआ है इसमें, यानी कि ठीक है। तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किस आलोचक ने कहा है? जो तुलसीदास जी हैं उनको जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किस आलोचक ने कहा? ए नलिन विलोचन शर्मा जी ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि आलोचक ने कहा, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो तुलसीदास को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सर्वश्रेष्ठ कवि कहकर पुकारा है। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीति काल को श्रृंगार काल, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी मिश्र बंधुओं ने, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो श्रृंगार काल किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को, क्योंकि श्रृंगारिक वर्ण अधिक हुआ था, इसीलिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। रीति काल को का नाम जो है रीति के जो है नाम पर पड़ा, जिसका अर्थ होता है मार्ग। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मार्ग। तो रीति काल में जो है श्रृंगारिक रचनाएं अधिक की गई थी, इसी कारण पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे रीति काल को श्रृंगार काल कहा था। तो ये दरबारी काव्य था। ठीक है, दरबारी काव्य था, राजाओं के लिए लिखा जाता था। निम्न में से कौन सी कृति रीतिकालीन नाटक है? अब हमने बताना है कि कौन सी जो कृति है वो रीतिकालीन नाटक है।
तो ए प्रेमचंद्रिका, बी रस चंद्रिया, सी चंडी चरित्र, डी प्रबोध चंद्रिया। ठीक है, तो सी में हमारे पास है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र जो है रीतिकालीन नाटक माना जाता है। मीराबाई की उपासना थी, तो मीराबाई की उपासना जो है वो किस प्रकार की मानी जाती है? तो मीराबाई की जो उपासना थी, ए माधुर्य भाव की थी, बी सख्य भाव की थी, सी दास्य भाव की थी, या डी वात्सल्य भाव की थी। तो मीराबाई की जो उपासना थी वो थी माधुर्य भाव की। ठीक है, मीराबाई की माधुर्य भाव की जो है उपासना थी। तो मीराबाई के जो गुरु कौन है? मीराबाई के गुरु थे रैदास। ठीक है, मीराबाई के गुरु क्या थे? रैदास थे। माधुर्य भाव की इनकी जो है, माधुर्य भाव की इनकी जो भक्ति मानी जाती है, उपासना मानी जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। ठीक है, मीराबाई कृष्ण भक्त थी, मीराबाई जो है माधुर्य भाव की भक्ति है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ साथियों, आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है और आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आप जो है अपना नेम उसको टाइप कीजिए, पेपर यानी कि जिस पेपर से संबंधित है, आप जिस पेपर की मास्टर कैडर, मान लीजिए हिंदी, पंजाबी, है ना, एसएसटी, कोई भी आपका पेपर है उसको आप टाइप कीजिए। फिर सिटी यानी कि आप जिस शहर से संबंधित हैं, या आप किसी गांव से भी संबंध रखते हैं तो अपने गांव का नाम या सिटी का नाम जो है आप टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर को टाइप करना है। फिर ये सब आपने टाइप कर जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आपने मैसेज कर देना है और आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ आप साथियों, इंग्लिश मास्टर कैडर, ठीक है, पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, ठीक है, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई हिंदी मास्टर कैडर के लिए जो आप जो है अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो घर बैठे ही आप जो है हमें मैसेज के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और आप घर बैठे ही आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको लेक्चर जो लेक्चर दिए जाएंगे, लाइव रिकॉर्डिंग दोनों प्रकार के जो है, प्री रिकॉर्डिंग और लाइव जो है आपको लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट आपको सिलेबस जो है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है बेखूबी हो सके। इसी के साथ जो है आप जो है अन्य अगर कोई किसी प्रकार की आप कोचिंग लेना चाहते हैं, जैसे पीएस टेट 1, टेट 2, एनटीटी मास्टर मिस्टर कैडर, पीटीआई, पी ट्रिपल एस बी, पीएसपीसीएल, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, है ना, तो किसी भी प्रकार की अगर आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबरों के माध्यम से। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हमारे जो क्वेश्चन है कि आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा था? ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, बी गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, सी मिश्र बंधुओं ने कहा, या राहुल संस्कृत्यान ने कहा। तो आदि काल को जो आरंभिक काल कहा वो किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने कहा और इनका जो रचना है मिश्र बंधुओं की वो है मिश्र बंधु विनोद। इसके जो है 4 भाग थे, है ना, 4 भाग थे। तो इसके जो है 3 भाग जो हैं, 4 भाग थे इसके, और 3 भाग जो हैं, 3 भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग जो है इसका वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 5000 कवि के करीब हैं इसमें, यानी कि मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, 3 भाई थे मिश्र बंधु, इसलिए बंधु नाम पड़ गया इनका। 3 भाई थे ये, तो 3 भाई थे, 4 भाग थे मिश्र बंधु के, 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में, और 5000 करीब के कवि जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? हमने बताना है कि कौन सा जो है अर्थ अलंकार है। ए यमक, बी रूपक, सी अनुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो रूपक जो है वो एक अर्थ अलंकार है।
ठीक है। जहां प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत, यानी कि जो प्रस्तुत आपके पास वस्तु है उसमें अप्रस्तुत वस्तु की संभावना, यहां इस पर जोर दीजिएगा बड़े ध्यान से, संभावना का वर्ण हो, यहां कौन सा अलंकार होता है? ए अनुप्रास, बी रोक्ति, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। अब हमने ये बताना है जिसमें आपके पास कोई वस्तु है, प्रस्तुत है, यानी कोई चीज है वो आपके पास है, आपने क्या करना है कि अप्रस्तुत जो आपके पास नहीं है उसकी संभावना सा आपने व्यक्त करना है, तो वो कौन सा अलंकार माना जाएगा? तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें आता है मनु, मानो, है ना, जनु, जानो, है ना। तो इस प्रकार के जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें देखने को मिलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा छंद मात्रिक है? अब हमने बताना है कि कौन सा छंद मात्रिक है। ए मालिनी, बी श्रीखणी, सी दोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सीधा सा। जिस छंद के सम चरण में 13 मात्राएं और विषम में 11 मात्राएं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ए कवित, बी दोहा, सी सोरठा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सी सोरठा। जहां उपमेय में उपमान की अत्यंत समता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है, वह कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? यमक, ए ऑप्शन, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो रूपक अलंकार जो है उसमें क्या है कि उपमेय में उपमान की जो है अभेद जो है वो आरोपित किया जाता है, तो उसे कहा जाता है रूपक अलंकार। धन्य धरा ने ही उस धन का गौरव भार धरा था में कौन सा अलंकार है? ये बताना है कि कौन सा अलंकार है। ये ए यमक है, बी सलेश, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो यमक अलंकार है। धन्य धरा ने ही धन का गौरव भार धरा था, है ना। तो बार बार जो है धरा आ रहा है हमारे पास, है ना। तो अलग मतलब है इनका, दोनों का अर्थ अलग है, ठीक है। शब्द एक है। रामचरितमानस में किन छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है? रामचरितमानस जो है इसमें कौन से छंदों का प्रयोग है? ए कुंडली और कवित, बी दोहा और चौपाई, सी सोरठा और कुंडली, डी सोरठा और कवित। तो क्या है कि रामचरितमानस में छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है, वो कौन से जो है तो वो है दोहा और चौपाई। रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। और रामचरितमानस में 7 कांड है जी, ठीक है। अंतिम कांड उत्तर कांड है, ठीक है। अंतिम कांड कौन सा है? उत्तर कांड। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, 7 कांड है, अंतिम कांड जो है उत्तर कांड है, ठीक है। 1574 में इसकी रचना हुई। आधे अधूरे नाटक के रचिता कौन है? आधे अधूरे नाटक जो है उसके रचिता कौन मानेंगे? ए मोहन राकेश, बी धर्मवीर भारती, सी सुरेंद्र वर्मा, या डी मणि मधुकर। तो आधे अधूरे नाटक जो है वो है मोहन राकेश का। तो मोहन राकेश जो है उन्होंने आधे अधूरे नाटक लिखा। मोहन राकेश का जो जन्म है वो 1925 में हुआ, और मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक जो है वो जो आधुनिक पारिवारिक विघटन पर लिखा। आधुनिक पारिवारिक पारिवारिक पर लिखा, ठीक है। आधुनिक कि किस प्रकार से आजकल जो है परिवार जो है बिखर रहे हैं, कि जैसे कि इसमें एक पात्र है महेंद्र नाथ, पत्नी है सावित्री, बच्चे हैं गिन्नी, है ना, और उसकी बेटियां हैं, एक बेटा है। तो कहने का भाव ये है कि समाज जो है आजकल का जो परिवार है वो एक दूसरे से कटा हुआ है। जैसे कि इसमें आधे अधूरे में महेंद्र नाथ जो है उसकी कोई नहीं सुनता, घर वाले कोई नहीं सुनते,
तो उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, ना बच्चे बात सुनते हैं, है ना। तो वो पारिवारिक जो माहौल है जो पहले प्राचीन समय में हुआ करता था वो नहीं है। और सारे के सारे पात्र जो है वो आधे अधूरे हैं। सावित्री जो है अलग अलग समय पर अलग अलग पुरुषों के संपर्क में आती है ना, वो सबको अधूरा पाती है। ठीक है, वो सोचती है कि ये पुरुष अच्छा है, बाद में दूसरा आता है, फिर तीसरा, लेकिन सभी क्या है, आधे अधूरे हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी मानव जो है संपूर्ण नहीं होता। दूसरा ये है कि आजकल की जो आधुनिक युग है, भाग दौड़ का जो ये जीवन है, इसमें क्या है कि पारिवारिक जो प्रेम है वो कहीं कट गया है। जो है बच्चे अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते, है ना, तो आपस में दंपत्ति जो है पति पत्नी उनकी नहीं बनती। तो इस प्रकार से आधे अधूरे नाटक का ताना बाना बुना गया है और एक आधुनिक पारिवारिक जीवन के माध्यम से इस आधुनिककरण का जो है एक जो है खाका खींचा गया है मोहन राकेश जी ने। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नाटक दृश्य काव्य किस भेद के अंतर्गत परिणत होता है? नाटक जो है वो दृश्य काव्य है। आप सभी को जो पता है कि नाटक जो है हम देख सकते हैं, है ना, तो देखते हैं नाटक को, सुन भी सकते हैं, साथ में देख भी सकते हैं। रेडियो नाटक भी होते हैं, इसे रेडियो कांगी भी कहा जाता है, रेडियो नाटक भी होते हैं। तो नाटक जो दृश्य काव्य के किस भेद के अंतर्गत परिणत किया है, तो दृश्य काव्य है, उसे उसकी बात हो रही है, तो किसके अंतर्गत है? ए उपरूपक, बी रूपात्मक, सी दश रूपक और डी रूपक। तो डी सही आंसर है, रूपक। 135 का डी आंसर है। नाटक दृश्य काव्य किस भेद के अंतर्गत परिणत होता है? रूपक के अंतर्गत। भारतीय दृष्टि में नाटक के कितने तत्व माने जाते हैं? जो भारतीय दृष्टि है उसमें नाटक के कितने जो तत्व माने जाते हैं? ए 6, बी 4, सी 2 और डी 8। तो भारतीय दृष्टि में नाटक के तत्व जो है वो 4 माने गए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है 4। जहां उपमा के चारों अंग प्रत्यक्ष हो वहां होती है। जहां उपमा के चारों अंग जो है वो प्रत्यक्ष हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लुलुपुका, बी मालोपमा, सी पूर्णप्पा या इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है पूर्णप्पा। तो चारों अंग प्रत्यक्ष हैं तो पूर्णप्पा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिस काव्य में प्राय जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना या दृश्य का मार्मिक उद्घाटन हो और अन्य प्रसंग संक्षेप में रहते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें काव्य में प्राय जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जो है या दृश्य का मार्मिक उद्घाटन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए गेय काव्य, बी खंड काव्य, सी दृश्य काव्य, डी मुक्त काव्य। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है खंड काव्य। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिस रचना में लेखक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विषय में प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस रचना में लेखक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, जो अन्य है वो अपने आप में नहीं किसी अन्य की बात कर रहे हैं, तो अन्य व्यक्ति के में विषय में प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहता है? ए डायरी, जिसे देनकी कहते हैं हिंदी में, बी निबंध, सी आत्मकथा या डी जीवनी। तो जीवनी क्यों? क्योंकि उसने कहा है अन्य व्यक्ति। ये देखिए यहां पर अन्य व्यक्ति, तो अन्य व्यक्ति की हम जब कोई प्रभावपूर्ण विषय के बारे में जिसके अन्य व्यक्ति में लिखते हैं तो उसकी वो जीवनी कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का अंग नहीं है? कौन सा है जो उपन्यास का अंग नहीं है? ठीक है, ए कथानक, बी देशकाल, सी उद्देश्य और डी अभिनय। तो कौन सा है जो कि उपन्यास का जो है अंग नहीं माना जाता? तो क्या है? कथानक, देशकाल्य, उद्देश्य और अभिनय। अभिनय जो है वो जो है जो उपन्यास का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, हास्य प्रधान एकांकी को क्या कहा जाता है? हास्य प्रधान जो होती है उसे एकांगी जो उसे क्या कहा जाता है? ए प्रहसन, बी यह मृग, सी विथि, डी अंक। तो क्या कहा जाएगा उसे? प्रहसन। प्रहसन का मतलब होता है हंसी, व्यंग जिसमें वो हास्य प्रधान हो उसे प्रहसन कहा जाता है। रामचरितमानस का काव्य रूप है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? ए भक्ति काव्य है, बी मुक्तक काव्य है, सी महाकाव्य है, डी खंड काव्य है।
तो क्या है, तो आप सभी को मालूम है रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड है और तुलसीदास द्वारा रचित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सूर सागर है, सूर सागर क्या है ये बताना हमें। ए गीति काव्य, प्रबंध काव्य, बी सी स्फुट काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर सागर क्या है, तो सूर सागर जो है वो एक गीति काव्य है और सूर सागर जो है वो सूरदास द्वारा रचित है। ठीक है जी, सूरदास के द्वारा रचित है सूर सागर। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, कृष्ण काव्य से है ये। मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। तो ये उक्ति किसके द्वारा रचित है, तो ये आप सभी को मालूम है, बहुत आसान सी उक्ति है। तो ये है कबीरदास जी की, कबीरदास जी की है कि मैं कहता हूं तू आखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। ठीक है, रीतिकालीन काव्यों को कितनी श्रेणियां हैं, तो रीतिकालीन जो काव्य है उसकी कितनी श्रेणियां मानी जाती हैं। तो रीतिकालीन काव्य की जो श्रेणियां हैं वो 7, ए ऑप्शन, बी 4, सी 3 और डी 5। तो 3 है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, वर्वे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, वर्वे नायिका भेद। तो वर्वे नायिका भेद, ए भूषण, बी रहीम, सी केशवदास या डी रसकान। तो वर्वे नायिका भेद के जो रचनाकार हैं वो है रहीम। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि वर्वे नायिका भेद जिसके रचनाकार माने गए हैं वो है रहीम दास, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है हमसे कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। ठीक है, आधुनिक काल को जो है गद्य काल किसने कहा। ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी या डी नगेंद्र। तो आचार्य जो शुक्ल जी हैं, इन्होंने आधुनिक काल को जो है गद्य काल कहा था। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा क्योंकि इस आधुनिक काल में गद्य साहित्य अधिक लिखा गया। इसी गद्य की साहित्य की अधिक विशेषता को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कह दिया। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। परीक्षा गुरु के रचिता कौन है, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हैं वो कौन माने गए हैं, तो वो हमारे पास है ए हरियोज जी, ठीक है, बी जयशंकर प्रसाद, सी लाला श्री निवास दास, ठीक है, और डी बालकृष्ण भट्ट। तो परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्री निवास दास जी द्वारा रचित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देवकी नंदन खत्री द्वारा प्रणीत चंद्रकांता किस कोटि का उपन्यास है, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता। ए ऐतिहासिक, बी तिलस्मी, सी सामाजिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देवकी नंदन खत्री जी जो है आप सभी को मालूम है, देवकी नंदन खत्री जी जो है तिलस्मी उपन्यासकार हैं। तो चंद्रकोटि जो चंद्रकांता है तो तिलस्मी उपन्यास है। तो चंद्रकांता कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत से जो अहिंदी भाषी थे, जिनको हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने इनके उपन्यास चंद्रकांता स्थित को या चंद्रकांता को पढ़ने के लिए जो है हिंदी सीखी थी। तो इतने ये जो है रोचक पूर्ण अपनी जो उपन्यास लिखते थे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मित्रों मरजानी और यारों के यार उपन्यास की लेखिका है। ए राजी सेठ, बी ममता कालिया, सी मन्नू भंडारी, डी कृष्णा शोभती। तो मित्रों मरजानी और यारों के यार जो उपन्यास हैं वो कृष्णा शोभती के हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मित्रों मरजानी और यारों के यार उपन्यास के लेखिका कृष्णा शोभती है। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। इसी के साथ साथियों आपके जो ये पार्ट सी है अब समापन है। और इसी के साथ आप जो है हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप जो है हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और जो है इसे जो है
आप हमें जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये जो लेक्चर है आप अपने मित्रों के साथ जो है इसे शेयर कर किए, ताकि वो भी इस लेक्चर का जो है लाभ उठा सके। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक नए प्रीवियस पेपर के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो और लेक्चर काफी पसंद आया होगा। ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत जो है सहायक होने वाले हैं। मास्टर कैडर के लिए हो सकता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले और इसके माध्यम से आप ये भी जान सकते हो कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।